सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप कॉर्पोरेट मंत्री भी हैं। आप पडरौना के उस राज परिवार से आते हैं जहां पीढ़ियां वहां राज की। आपके पिताजी राजा रहे, वहां के लोग आज भी आपको राजा मानते हैं। वहां का कुंवर राजा बना, राजा से दिल्ली में आके मंत्री बन गया। पडरौना के लोग इसे आपके लिए प्रमोशन मानते हैं, डिमोशन? देखिए, राज परिवार तो मेरे परिवार पैदा होने से पहले मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ और डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र के ही ज़िंदगी मैंने हमेशा देखी है और मंत्री बनना मैं समझता हूँ प्रमोशन ही है। और राज परिवार कभी एक परिवार में जब होता था और कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और उसके अंतर्गत सबको एक जैसा माना गया। और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मंत्री आज बना हूँ। मंत्री इसलिए नहीं कि आरपीएन सिंह मंत्री बने हैं, पर ऐसे इलाके का मैं मंत्री बना हूँ जो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और उस क्षेत्र के लिए अगर कोई काम कर सकूँगा तो मैं समझता हूँ सचमुच में तभी प्रमोशन हुआ। मैं आपके चुनाव के समय में पडरौना गया था। उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें तो लगता है हमारा राजा मंत्री बन गया, क्या पाया ये दिल्ली जाके, खोया ही है। देखिए, मेरे को तो बड़ी खुशी है कि मैं इससे पहले रोड ट्रांसपोर्ट में था और परिवहन में था, तो मुझे लगता है कि जो काम मैं पूर्वांचल में काम कर सका सड़कों के लिए, वो एक बड़ी चीज़ रही। पूर्वांचल, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम लोग पूर्वांचल से आके और अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं, परंतु आज भी पूर्वांचल एक कटा हुआ क्षेत्र लगता है। मेरा अपना लक्ष्य था कि देश में तो, क्योंकि देश का मंत्री हूँ तो कार्य करूँगा, पर पूर्वांचल का सारा लेबर अगर आप देखा जाते हैं पूरे देश में, वो मुंबई से लेके हरियाणा से लेके पंजाब से लेके गुजरात से, सारा लेबर पूर्वांचल का जाता है। मेरा ये था कि पूर्वांचल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होगा तभी यहाँ कारखाने लग सकेंगे, तभी यहाँ प्रगति हो सकेगी। तो मेरा लक्ष्य रहा मंत्री बनकर कि इन इलाकों में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बने और बाकी देश में जैसे प्रगति हो रही है कम से कम पूर्वांचल में भी हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जब ने आपने संभाली तो वहाँ चौमुखी विकास हुआ, लेकिन जब शिलापट लगाने की बारी आई तो मंत्रालय चेंज हो गया। जितिन प्रसाद जी बन गए वो मिनिस्टर। आपको लगता है कि भाग्य इस समय साथ छोड़ दिया आपका? जब शिलापट लगाने वाला आया तो क्रेडिट जितिन प्रसाद जी को मिला। जितिन प्रसाद जी इस पार्टी के हैं, पुराने, उनका परिवार भी कांग्रेस में रहा है और जितिन प्रसाद जी अगर शिलापट लगाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ही लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं। और पार्टी कांग्रेस यूपीए सरकार ने प्रगति की एक जो किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसके अंतर्गत शिलापट कोई भी कांग्रेस का नेता लगेगा। पूर्वांचल में अगर विकास होता है और भले शिलापट किसी के लगे, उतनी ही खुशी मुझे होगी। आपके पिता सीपीएन सिंह जी भी रहे, मंत्री भी रहे सरकार में। आपको उनसे क्या सीख मिलती है? देखिए, उन्होंने मेरे को एक दिया कि ईमानदारी के साथ क्षेत्र के लिए विकास कार्य करने के लिए। राजनीति में और नेतागिरी में तमाम आरोप लगते हैं और उंगलियां उठती हैं। बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे पिताजी पे किसी ने उंगली उठाई नहीं, ना किसी उस ईमानदारी से उन्होंने अपना कार्यकाल राजनीति में बिताया। उन्हीं नक्शे कदम पर चलकर मैं भी चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र के लिए या इलाके के लिए, देश के लिए विकास के कार्य कर सकूं। राजनीति के गुरु सिखाते हैं आपको? जी, राजनीति के गुरु सिखाते हैं आपको? आप चाहें, देखिए, इंडिविजुअल चॉइस होता है। ये लोग, एक मैं समझता हूँ कि एक परंपरा सी बन गई है। भ्रष्टाचार इस देश के लिए एक दीमक जैसा चाट रहा है और हमें परिवर्तन सबको करना होगा। मैं मानता हूँ कि नेताओं पर बड़ा जल्दी आरोप लगता है, पर हमें झांकना चाहिए कि क्या हम भी उतने ही साफ सुथरे हैं, क्या हम भ्रष्टाचार से दूर हैं। लेने और देने दोनों भ्रष्ट होते हैं। अगर तमाम लोग इस देश में देना बंद कर दें तो लेने वाले कम हो जाएंगे। तो हमें समझता है कि समाज को आगे आना पड़ेगा और परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी कार्य को आप नहीं कह सकते हैं कि सारे नेता चोर होते हैं। आरोप ज़रूर लगते हैं, परंतु मैं समझता हूँ ये एक पर्सनल चॉइस होती है और लोगों को इस चीज़ पर देखना चाहिए और निर्णय में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं क्षेत्र जाता हूँ, कम से कम मेरे विपक्षी भी इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, ईमानदार बने, बाकी कुछ आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी की कोर कमेटी के मुख्य सदस्यों में आपकी गिनती होती है। कहा जाता है राहुल गांधी की जो कमेटी के मेन कोर के मेंबर हैं
वो ईमानदारी के शिलापट की तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुराने अनुभवी नेताओं की बात की जाए, उसमें कई दागी हो गए हैं, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा है। सत्ता मंत्रिमंडल में फिर बदल हुआ, कई ऐसे नाम थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे। देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ पर सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी दोनों, अगर किसी पर आरोप लगता है कि चार्जशीट होती है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, तो कांग्रेस पार्टी ने इसी कार्यकाल में जो 2 साल से थोड़े यूपीए के हुए हैं, तमाम मंत्री जेल में हैं, एमपी लोग जेल में हैं, और कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दूसरी पार्टियों जो आरोप कांग्रेस पे लगाती हैं, उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उनका क्या हालत है। और मैं तो देखता हूं कि इतनी कड़ी और इतनी जल्द कार्रवाई किसी और पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ ना होती थी ना होती है। महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों की में कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं, महीने पखवाड़े बढ़ गई। भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा तो छाया ही था। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि आम जनता के ऊपर दोहरी मार साबित हो रही है। कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं किसान हूं और खेती करता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि क्या पीड़ा किसानों को होती है, आम आदमी को होती है जब तेल पदार्थों के दाम बढ़ते हैं। परंतु बड़े स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जितना तेल है, 80% क्रूड जो है, जो देश में आता है, वो इम्पोर्टेड है। सब हमारे यहाँ तेल की बड़ी कमी है। 20% ही हम अपने रिजर्व्स हैं उसके अंतर्गत काम करते हैं, और 80% तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। विदेशों में जो तेल आता है उसका दाम आज से पहले इतना ज़्यादा कभी नहीं रहा है। इस रेट बढ़ाने के बावजूद, इस तेल के दाम बढ़ाने के बावजूद, डीजल का, मिट्टी के तेल का, गैस का, मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों को दिक्कत हुई होगी। आज भी केंद्र सरकार 1,20,000 करोड़ सब्सिडी दे रही है। सर, टैक्सेस हमने घटाए, वैट घटाया, केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई, एक्साइज ड्यूटी घटाई, उससे 50,000 करोड़ रुपए टैक्सेस हमने तेल पे घटाए। तब भी तेल के पदार्थ इतने तेज हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमें दिक्कत होनी चाहिए। हमारे यहाँ गैस का सिलेंडर 400 के लगभग बिकता है। आप कहीं भी अपने पाकिस्तान देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ 600 से कम कहीं सिलेंडर नहीं मिलता है। ना हम क्यों नेपाल और पाकिस्तान से करें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का आपने बताया, उसको एसेंशियल कमोडिटी क्यों नहीं डाला जाता है, जबकि वो एसेंशियल कमोडिटी में आना चाहिए। दोहरा कराधान है, केंद्र सरकार का अलग, प्रदेश सरकार का अलग। हमने तो प्रदेश सरकारों को बोला, और मैं तो एसेंशियल कमोडिटी घोषित करके क्यों नहीं हटा देती है सरकार कराधान से। ममता बनर्जी साहब ने वैट टैक्स घटाया। कांग्रेस के जितने तमाम हरियाणा में रिड्यूस हुआ, दिल्ली में रिड्यूस हुआ। हम तो चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो हमारा जिसका राज्य है, वो लोग भी वैट घटाए और लोगों को डायरेक्ट। हम तुलना क्यों करें पाकिस्तान और नेपाल से। अमेरिका में दोहरा कराधान नहीं है, एसेंशियल कमोडिटी में घोषित किया 41 से 42 रुपए तक का है। तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा तेल का सबसे ज़्यादा स्टोर कहाँ है, स्टोरेज कहाँ है? दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है तेल का? अमेरिका में है, लेकिन वो अपनी जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज नहीं सर, उनके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा तेल है। वो जो यूज करते हैं वो एक्सपोर्ट करके करते हैं। देख, तो मेरा ये कहने का मतलब है साहब, हमने इसीलिए एक्सप्लोरेशन जो है तेल के लिए हिंदुस्तान में ज़्यादा उसमें तेज़ी लाई गई है, क्योंकि तेल के पदार्थों का हम खोज इस देश में ज़्यादा कर रहे हैं कि जिस दिन दाम ज़्यादा तेल अपने आप होगा तो हमें फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जिस दिन इंटरनेशनल प्राइसेस में तेल के दाम गिरेंगे, वो लाभ हम तत्काल जनता को, इस देश का तत्काल लाभ देंगे। और अगर दूसरे जैसे यूपीए 1 में आपको याद होगा कि हमने तेल के दाम घटाए भी थे। पेट्रोलियम मंत्रालय की बात की जाए तो आप इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके वाकिफ़ हैं कि पेट्रोलियम के दामों की कीमतें तब बढ़ाई जाती हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम न्यूनतम स्तर पे हो। आज पेट्रोलियम का दाम बताया जाता है इतने स्तर पे चला गया, तो आज ही तो हमको लेना नहीं होता, 4-6 महीने का स्टॉक के तौर पे लेते हैं, और न्यूनतम स्तर पे होने पे ही लिया जाता है 6 महीने की स्टॉक जो हम लोग लेते हैं। नहीं सर, वो स्पॉट बाइंग भी होती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तेल पे नहीं होते, 4 से 6 महीने के नहीं होते साहब। इसीलिए तो दाम जब बढ़ते हैं तो इमीडिएटली अटैक जो होता है, मीनिंग ऑयल कंपनी उस पर पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का ज़माना ख़त्म हो गया। अब तो गैस पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के हम प्रयास कर रहे हैं, पर तेल का जहाँ तक क्रूड की बात है,
उस पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सब नहीं चाहिए। कि सब्सिडी की कहा जाता है सब्सिडी की मार सबसे अधिक केरोसिन ऑयल पे मिलती है, और वो केरोसिन ऑयल नेपाल, भूटान, भारत के पड़ोसी राज्यों में अवैध तरीके से जाता है। बताते आंकड़े यहाँ तक हैं, विशेषज्ञों की राय है कि 70 से 80% केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, वो अवैध तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जाता है। अगर आप कहते हैं तो दाम यहाँ कम होगा इसीलिए वहाँ जाता होगा, पर ये चीज़ से मैं बिल्कुल शुक्ला जी आपकी बात से कहता हूँ कि उसमें धांधली ज़रूर होती है। कहाँ जाता है इसकी हमें जानकारी नहीं, पर मिलावट भी होता है, कुछ डाइवर्जन भी होता है। इसीलिए हम तमाम स्कीमों को कोशिश कर रहे हैं। एक तो वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मिट्टी का तेल बंद करके हम सीधे कैश, जो बीपीएल सूची में जिनको मिलना चाहिए उनको कैश दे दिया जाएगा, पैसा तत्काल दे दिया जाएगा। हमारे मंत्रालय ने भी एक योजना बना रखी है जिस पे बातचीत चल रही है कि जिनको मिट्टी का तेल मिलता था उनके जगह उनको गैस का सिलेंडर दिया जाए, छोटे गैस सिलेंडर बना के दिया जाए कि वो मिट्टी के तेल पे जो सब्सिडी है वो जल्दी से जल्द समाप्त हो सके। तो हम इन सब सारे प्रपोजलों को भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने बात कही, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मिट्टी की तेल का डाइवर्जन होता है, उसको रोकने के लिए हमारे तमाम मंत्रालय तमाम सुझावों पर कार्य कर रहा है। इंडोनेशिया आप गए थे, वहाँ की यात्रा की, एक अच्छी योजना थी वहाँ की, कैरो योजना, केरोसिन के बदले छोटे गैस सिलेंडर देने की योजना। आपने उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, स्वागत योग्य कदम है। कब तक अमल में आ जाएगा? इस चीज़ की फाइल बन के पूरे प्रपोजल्स बन रहे हैं, उस पर चला सरकारी टीम में, क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने देखना पड़ता है, उस पर हमने काफ़ी तेज़ी की है। इंडोनेशिया में ज़ीरो केरो स्कीम को देखने हम गए थे और वहाँ उस देश ने बहुत अच्छा प्रगति इस सिस्टम में लिया था। उसी मॉडल को जो हमारे देश के लिए सूटेबल होगा उसको हम उस पे हमने अपने प्रपोजल बना रखे हैं। मंत्रालय में उस पर चर्चा चल रही है और जल्द से जल्द हम उस पर एक निर्णय लेके कैबिनेट तक भेजेंगे। इसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा, इससे केरोसिन ऑयल की कालाबाजारी भी रुकेगी और आम आदमी को या गांव ग्रामीण वासी को कई तरह की मुसीबतों से निजात मिलेगा। उम्मीद करते हैं इसी कार्यकाल में इस योजना अमल में आ जाएगी, बननी चाहिए। और हमने दूसरी एक योजना चला रखी है जो 2004 में शुरू हुई थी, वो थी राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना। उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में हम गैस एजेंसी छोटी छोटी खोलते हैं, क्योंकि आज देखा जाए गांव के अंदर लोगों को लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है और पर्यावरण के लिए भी लकड़ी का जलाना ठीक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। तो हमारा एक विजन 2015 ऑयल कंपनियां का है कि आज के तारीख में 50% लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, साहब एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, कि 2015 तक हमारी कोशिश है कि 75% लोग गैस पर कुकिंग करेंगे। तो एक तो पर्यावरण के लिए बढ़िया होगा, प्लस मिट्टी के तेल की भी कमी होगी। और ये एलपीजी ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के अंतर्गत अभी अगर आप उत्तर प्रदेश में मुझसे पूछें तो 600 हमने एडवर्टाइज कर दिए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश भर में कर रहे हैं। 600 उत्तर प्रदेश में किए हैं और 300-400 हम जल्द फिर से करना चाहते हैं। और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ भी इस योजना को मैं हर 15 दिन पर मॉनिटर करता हूँ कि इसके वजह से गाँव में जो एलपीजी नहीं मिलती है उसके अंतर्गत लोगों को मिल सके। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।